FWA के इस नए परिसर में आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है। मित्रों, ये शाम आज बड़ी खुशी की शाम बनी थी कि ये हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने जोर लगा के जो ये नया एक सिलसिला यहाँ पे बनाया और कमलेश जी ने जिसे खुद पर्सनली खड़े होकर डिज़ाइन करवाया और एग्जीक्यूट कराया, और उसमें यहाँ पे कि इवेंट्स की एक शाम शुरू हो सके, जो कि राष्ट्रीय जी का आइडिया था कि यहाँ इवेंट्स हों, हम लोग महीने में कम से कम एक फ्राइडे को मिलकर कुछ ना कुछ एक इंटरैक्शन रखें आपस में। यही नहीं कि सिर्फ जनरल बॉडी के दिन मिलेंगे और लड़ेंगे और खाना खाएंगे और चले जाएंगे, सिर्फ शाम को मिलेंगे, चाय पियेंगे और फिर लड़ेंगे और अच्छी बातों में लड़ेंगे तो अच्छा मजा आएगा। समोसे भी हैं, समोसे भी हैं, और अच्छी बात है। 1919 में जलियांवाला बाग हो चुका था, तो पूरा माहौल जो था वो जिस चीज की हम बात कर रहे थे, सोशियो पॉलिटिकल चार्ज माहौल था वो, और शायद इसीलिए जब मंटो साहब पहली कहानी अपनी अटेम्प्ट करते हैं अपने एडोलेसेंस में, तो उसका नाम तमाशा है और जिसका लेना देना वाला पता ही जलियांवाला बाग से, तो कहीं कहा किस तरह से क्या माहौल रहा होगा उन दिनों। और उन दिनों मेरे ख्याल से कॉलेज में जितनी पढ़ाई मंटो ने नहीं की, क्योंकि वो अच्छी तरह से फेल भी होते रहे, और खास करके एक सब्जेक्ट जिसमें वो 2 बार फेल हुए वो था उर्दू, तो हालांकि 3 बार फेल हुए, उर्दू में फेल होते रहे, हालांकि लिखते जिंदगी में दाएं से बाएं रहे, और बहुत से लोग उनको उर्दू का ही कथाकार मानते हैं। मैं उनको हिंदुस्तानी का लेखक मानता हूँ, जैसे कि अपने से ज्यादातर लोगों को मैं हिंदुस्तानी का लेखक मानता हूँ। ये तो एक गलत बंटवारा हो गया 14 और 15 अगस्त के दिन की, एक तरफ हिंदी हो गई, एक तरफ उर्दू हो गई। उधर कुछ भी होता, कम से कम यहाँ हिंदुस्तानी ही होनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। भले पढ़ाई उर्दू में भले 3 बार फेल हुए हो, लेकिन चक्कर ये था कि स्कूल में पढ़ने से ज्यादा शायद वो उन दिनों नॉवेल्स को पढ़ने में और कहानियां पढ़ने में लगे थे दुनिया भर की, चाहे वो हिंदुस्तानी लेखकों की हो, चाहे रूसी लेखकों की हो, चाहे फ्रेंच लेखकों की हो। और किताबों के मामले में जो उनका सिलसिला था, बेग, बोरो और स्टील, तीनों चीजों पर उनका बराबर का यकीन था। और बल्कि एक कमाल का किस्सा ये है कि एक किताब वाले के यहाँ अक्सर जाते थे, बैठ के ब्राउज किया करते थे, एक नॉवल बहुत ज्यादा पसंद आ गया और पढ़ नहीं पाए, तो चुपचाप झोले में डाल के ले आए। और ये बात, ये हरकत तो 2-3 बार कर चुके थे। इस दिन उसने पकड़ लिया, उस दिन पकड़ लिया और उसने पुलिस भी बुला ली, और पुलिस वाले इनको मंटो को लेकर के चले, मंटो को लेकर के चले, और पता नहीं कि किस वजह से, क्या वजह थी, उनको अमृतसर स्टेशन पे पहुंच गए पुलिस वाले मंटो को लेकर के। और मंटो हमेशा खादी का सफेद कुर्ता पजामा पहनते थे, जो कि उस दिन भी मंटो ने अपने स्टूडेंट रूम में पहना हुआ था। मंटो ने अचानक देखा कि कुछ वहां पे कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता और कुछ कांग्रेस वाले नजर आ रहे हैं। मंटो ने वहां तुरंत पहुंचे, इनकलाब जिंदाबाद 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 लगाना शुरू किया। बोला क्या है क्या है क्या है, छोड़ो छोड़ो, क्यों ले जा रहे बच्चे को। और पुलिस वालों ने मंटो को छोड़ा लिया और इनकलाब जिंदाबाद ने मंटो को बचा लिया उस दिन, उस किताब खरीदने के जुर्म से और अरेस्ट से। तो ये मंटो था जो किताब के लिए और पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता था, और कैसे फिर वहां से निकल के लाहौर, और लाहौर से निकल के बम्बई हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, और बम्बई से निकल के दिल्ली रेडियो में, फिर वापस बम्बई, फिर तकसीम हो चुकी 48 में यहाँ से निकल के कराची, और कराची से लाहौर, और लाहौर में भले वो जमाना कैसा था, ये मंटो की अपनी कहानियों से हमें पता चलता है कि लोग कैसे कैसे प्रोसिक्यूटेड फील कर रहे थे, और क्या सोच के मंटो भी यहाँ गया होगा। लेकिन लाहौर में वो खुश नहीं रह पाए, जैसा हम सबको मालूम है, और हिंदुस्तान आने के लिए जिंदगी भर तड़पते रहे। उनकी चिट्ठियाँ जो उन्होंने इसमें चुगताई को लिखी, जो उनकी बहन थी, जो अकेली औरत दुनिया में जिसको बहन कहते थे, और इसमें इस बात से बहुत चिढ़ा करती थी तो मुझे बहन क्यों कहते हो, तो उनको लिखा करते थे कि मुझे वापस बुला लो। खैर, ये तो मैंने बहुत मुख्तसर सी बयान आपको दास्तान की मंटो की जिंदगी का एक, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच हमारे सीनियर फिल्म राइटर जावेद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, और मैं चाहता हूँ कि जावेद सिद्दीकी साहब सबसे पहले आए और इस मुबारक शाम की शुरुआत उन्हीं से होनी चाहिए। एसोसिएशन चूँकि ये मेरी भी है, इसलिए मुझे उतना ही फख्र हो रहा है जितना आप सबको, कि इसमें एक हॉल और जुड़ गया, क्योंकि इसका हाल मैंने पहले देखा था और अभी हॉल देख रहा हूँ। दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हम अपनी जो ये एक्टिविटीज़ हैं
जो थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं और उसकी इब्तिदा हम मंटो से कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी और खुशायंद बात है। इसलिए मंटो पर बात करना मेरे लिए इसलिए अहम और आप सबके लिए भी इसलिए अहम नहीं है कि मंटो पिछली सदी का सबसे बड़ा कहानीकार मान लिया गया है। ये मान लिया गया है कि वो अपने वक्त का सबसे बड़ा फनकार था। हम इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे कि वो एक अनोखा जीनियस था जिसने कुल 42 साल की उम्र पाई, जिसमें से 22 साल मुस्तकिल लिखता रहा और इस 22 साल में उस आदमी ने 341 कहानियां लिखी, 60 से ज्यादा रेडियो प्लेज लिखे, 1 दर्जन से ज्यादा किताबें तर्जुमा की, 3 दर्जन से ज्यादा कहानियां तर्जुमा की, नज़में तर्जुमा की, 25 के करीब खाके लिखे और इसके अलावा खुदा जाने उन्होंने क्या क्या लिखा, जिसका कुछ हिस्सा जो है वो मिल चुका है, कुछ तलाश जारी है और मिल जाएगा। लेकिन उसका फन और उसकी जो सोच थी उसके बड़े खूबसूरत नमूने हमको दिखाई देते हैं चारों तरफ। चाहे उसको खाकों को देख लीजिए और को देख लीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो हमारा एक बड़ा अहम मेंबर रहा है। उसने 18 फिल्में भी लिखी। इन 18 फिल्मों में से बहुत सौ के तो प्रिंट्स ख़त्म हो चुके हैं, नेगेटिव ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन एक फिल्म जो उनके पाकिस्तान जाने के बाद रिलीज़ हुई, बहुत मशहूर हुई और आज तक मशहूर है, वो मिर्ज़ा गालिब थी, जिसका स्क्रिप्ट वो सोहराब मोदी के हवाले करके कहते हैं। वो उस आदमी की सोच और उस आदमी के फ़न का एक बहुत अच्छा और खूबसूरत नमूना है। मैं समझता हूँ कि मंटो पर आज की शाम और ख़ासतौर से फिल्म राइटर एसोसिएशन के अंदर बैठ के हम अगर चर्चा करें, डिस्कशन करें, तो वो इसलिए भी ज़रूरी है कि वो आज मरने के तकरीबन 60 साल के बाद भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, बहुत कुछ बता सकता है। हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम कहानियाँ गढ़ते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं। जब हमारे पास एक प्लॉट होता है, उसके ऊपर हम स्टोरी की बुनियाद रखते हैं, उसमें कैरेक्टर्स हम बनाते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम सूरत शक्ल देते हैं, कपड़े देते हैं, बोली देते हैं, सोच देते हैं। लेकिन ये कैरेक्टर जब हम डेवलप करते होते हैं तो कितनी परेशानी होती है। जब उनको हम किस तरह डेवलप करें, किस तरह एक कंप्लीट, एक मुकम्मल कैरेक्टर बनाएं, उसके लिए अगर हमको किसी मिसाल की ज़रूरत अगर हो, किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, तो वो मंटो से ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत बात हमको कहीं नहीं मिलती। हालांकि उस ज़माने के दूसरे जो बड़े राइटर थे, जैसे कृष्णचंद्र हैं या प्रेमचंद हैं या इसमें चुगताई हैं या राजेंद्र सिंह बेदी हैं, उनके यहाँ भी ये कमाल मिलता है। लेकिन मंटो के यहाँ जो कैरेक्टर हैं, अगर आप उनको गौर से पढ़े, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने मंटो को पढ़ा होगा, कम से कम वो 50-60 कहानियाँ जो हर आदमी पढ़ता है वो तो ज़रूरी पढ़ी होगी, कि उसका कैरेक्टर जो है वो परत दर परत खुलता चला जाता है। वो सिर्फ एक वो कैरेक्टर नहीं होता जो आपको दिखाई देता है, बल्कि उसके अंदर जो परत हैं, जो उसके अंदर जो डायमेंशंस हैं, जो उसने क्रिएट किए हैं। और कितनी हैरत अंगेज बात है कि एक आदमी 5 पेज या 10 पेज की कहानी के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट कर देता है जो हम जब लिखने के लिए बैठते हैं तो हम 150 पेज के स्क्रिप्ट में भी वो चीज़ हम नहीं ला सकते, वो बात नहीं पैदा कर सकते। और आप उसके किसी भी कैरेक्टर को ले लीजिए, अगर आप देखें तो हम मंटो की कहानियों को कुछ 3 या 4 भागों में बांट सकते हैं। उनकी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में है, जो बॉम्बे का जो अंडरबेली कहा जाता है, रेड लाइट एरिया कहा जाता है, उसके बारे में है। बहुत सारी कहानियाँ उनके रायट्स के बारे में हैं, उस ज़माने के बारे में है जब हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान पागल हो गए थे और एक दूसरे को सिर्फ मज़हब के नाम पे काट रहे थे, उस ज़माने की कहानियाँ हैं। उनकी कहानियाँ सोशल भी हैं, जैसे टोबा टेक सिंह जैसी कहानियाँ हैं, और ज़िंदगी के और बहुत से मसाइल हैं जिसको उन्होंने कवर किया है। लेकिन जहाँ भी वो गए हैं, जिस गली में भी वो घुसे हैं और उन्होंने जिस किस्म के
भी क्रिएट किए हैं, उन कैरेक्टर्स के जो डायमेंशंस हैं वो हम लोगों के लिए, खास तौर से हम लिखने वालों के लिए बहुत अहम। आप अगर मुझे बताया गया है कि अभी थोड़ी देर में उनकी एक बहुत ही मशहूर बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी हतक का एक टुकड़ा पढ़ा जाएगा, उसे गौर से सुनिएगा। हतक एक बहुत ही मामूली सी प्रोस्टिट्यूट की कहानी है जो रोड छाप है, और उसका एक लवर है जो पुलिस वाला है, और पुलिस वाले पता चलता है कि उस जमाने में भी उसी तरह लूटमार किया करते थे, बल्कि तवाइफों से भी पैसे लेके अपने घर भेज दिया करते थे। वो एक कैरेक्टर है वहाँ, और वो औरत जिसका कोई मकाम नहीं है समाज में, उस औरत की जब इंसल्ट होती है, एक अमीर आदमी गाड़ी में से बैठ के उसकी शक्ल देखता है और उसे हूँ करके और रिजेक्ट करके चला जाता है, और जो रिएक्शन होता है उसका, यहाँ मंटो ने साबित करने की कोशिश की है कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये जो इंसान का जो अहम है, इंसान का जो अपने ऊपर जो गुरूर है, वो किसी एक आदमी की जागीर नहीं है, वो किसी बड़े आदमी की जागीर नहीं है, वो एक छोटे आदमी, एक जमीन पे पड़े हुए एक तवाइफ के अंदर भी हो सकता है ये। और वो उसके बाद जो उसके रिएक्शंस हैं अलग अलग, वो उस आदमी को भी, अपने लवर को भी रिजेक्ट कर देती है, और एक खारिजज़दा कुत्ते को उठा के अपने साथ लेके और सो जाती है। वो खारिजज़दा कुत्ता जो है एक सिंबल उस पूरे समाज का, और उस चीज़ का जो उसके अलावा जो उसके पास और कुछ नहीं। लेकिन ये इस कैरेक्टर को जब आप पढ़ते हैं तो उसका जो पूरा जो उठान है, जिस तरीके से वो कैरेक्टर उठता है धीरे 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 धीरे, और वो वहाँ उस जगह पहुँच जाता है जहाँ आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कैरेक्टर यहाँ भी पहुँच सकता है। ये एक राइटर का कमाल होता है कि वो एक कैरेक्टर को वहाँ से उठाता है और वो वहाँ पहुँचा देता है जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करते। आप कहते हैं अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अगर आप नया कानून के आगे वाले को देख लीजिए तो उस आदमी का कैरेक्टर भी धीरे 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 निकलना शुरू होता है, एक पूरी सोच आपको दिखाई देती है, उसके सारे कमेंट्स आपको उस जमाने पे जो 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 करता है वो आपको सुनाई देते हैं, और वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से अपना हक मांगने के लिए वो खड़ा हो जाता है, वो अगर आप नया कानून पढ़ें तो वो आपको दिखाई देगा। उस मंटो में मुझे नहीं लगता कि मंटो ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी या साइकोलॉजी की इतनी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन साइको एनालिसिस जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स का करता है, मैं समझता हूँ कि हम तमाम राइटर्स को वो साइको एनालिसिस करना अपने कैरेक्टर्स का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर वो मुकम्मल नहीं होता। अब आप भू के कैरेक्टर को ले लीजिए, उनकी एक कहानी है भू, जिसका हीरो जो है उसके ताल्लुकात एक बहुत ही गंदी मैली सी लड़की के साथ है, जो बहुत ही निचले तबके की लड़की है, और उसके बदन की एक खास बू है जो उसके दिमाग में, उसकी नाक में बस चुकी है, और नतीजा उसका ये होता है कि वो अपनी बेहद खूबसूरत बड़े घर से आई हुई खुशबूदार बीवी को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसका जो अंदर जो उसके जो उथल पुथल है, जो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो उस बू के साथ। ये कैसे मुमकिन है? ये कहाँ से वो इस बहुत ही खूबसूरत साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आ सकता है? कैसे उसने उस कैरेक्टर को पिरोया है, कैसे वो उसको लेकर आया है, कैसे उसने उसकी बुनत की है, क्योंकि कहानी की बुनत हम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कहानी को बुनते कैसे, हम कहानी को कहाँ से बुन रहे हैं, उसमें हम कैरेक्टर कहाँ कहाँ बिठा रहे हैं, और उन कैरेक्टर्स की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, ये अगर आपको देखना है तो आप भू को देखिए, जिसमें एक पूरा मंजर है, वो मंजर रिपीट होता है, लेकिन जब वो मंजर रिपीट होता है, जब उसका फ्लैशबैक आता है, तो वो अपनी पूरी जो मानवीयत है, उसकी जो पूरा जो रिलेशनशिप है पिछले से, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये उस आदमी का कमाल है। अगर आप खोलदो की को आप पढ़े तो वो अगेन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि एक लड़की का उसका ट्रॉमा और उस पर क्या गुजरी थी, वो किस तरीके से वो उस पर रिएक्ट करती है, क्या करती है। अब टोबाटेक सिंह को ले लीजिए, जो मैं समझता हूँ कि दुनिया की जो 100 बेहतरीन कहानियां हैं उनमें वो गिनी जाती है। ये एक पागल की कहानी है
जो लाहौर के पागल खाने में है, और ये वो वक्त है कि जब हिंदू पागल और मुसलमान पागल अलग किए जाते हैं। इससे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है? और उस पर वो मंटो का कमेंट, और वो आदमी जो हर वक्त नंगा खड़ा रहता था और कभी जमीन पे सोया नहीं, वो नो मैंस लैंड पे आके और गिर जाता है और अब जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। ये एक ऐसी अजीबोगरीब साइकोलॉजिकल ट्रिप है। जब आप वो कहानी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप एक पूरी एक समाज की, एक दौर की परिक्रमा करके यहाँ आप आए हैं, जहाँ ये कैरेक्टर जो है कि उसका एक सिंबल, एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो राइटर्स हैं, और हमें से बहुत सारे तो मेरे दोस्त जो यहाँ बैठे हैं एकम्प्लिश राइटर्स हैं, एंड लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए मंटो को जानना सबसे जरूरी। मंटो सिर्फ इसलिए जानना कि वो एक अच्छा कहानीकार था, नहीं। जैसा मैंने बताया, उस लाइट में उसको देखने की कोशिश कीजिए। मैं ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ बहुत लंबी तकरीर की जाए। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि इस एसोसिएशन के एक बानी हुआ करते थे, उनका नाम था राजेंद्र बेदी, जो बहुत बड़े कहानीकार थे और बहुत बड़े फिल्मसाज भी थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी थे। उन्होंने अपने एक मजमून में, अपनी किताब के शुरू में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की है, और वो आप लोग गौर से सुने, खासतौर से नए लिखने वाले हैं वो बहुत गौर से सुने। उन्होंने लिखा था कि जब सुबह को मैं अपने सामने एक कागज रखता हूँ और कलम उठाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ब्रह्मा हूँ और सृष्टि की रचना करने के लिए जा रहा हूँ। आप यकीन मानिए, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब ब्रह्मा हैं। आप सब वो कैरेक्टर, उन कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं जो नहीं थे, जो नहीं हैं और जो नहीं होंगे, लेकिन आपने उन्हें पैदा किया है। इस वक्त आप ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा का जो क्रिएशन है वो इनकम्प्लीट नहीं हो सकता, वो हर तरीके से मुकम्मल होते हैं। इसलिए जब हमारे कैरेक्टर्स जब उसी वक्त मुकम्मल होंगे जब हम उनके सारे डायमेंशंस को जानते हों, जब हम उनकी साइकी को जानते हों, जब हम उनकी सूरत शक्ल को जानते हों, और जब वो हमारे सामने खड़े हों तो हमें लगे कि ये हमारा क्रिएशन नहीं है, ये ब्रह्मा का क्रिएशन है। और ये ब्रह्मा का क्रिएशन इसलिए है कि हम हैं वो ब्रह्मा जिसने हमें क्रिएट किया। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। कहानी जैसे पापा ने बताया था कि इट्स अबाउट दिस प्रोस्टिट्यूट जो अब एक ढलान की स्टेज पर है उसका करियर, एंड एक दिन एक कोई ग्राहक, एक उसका जो आदमी है वो ले आता है, एंड वहाँ से मैं शुरू करती हूँ। सुगंधी ने कहा, देख रामलाल, जो बाहर मोटर में बैठा है उसे अंदर ही ले आओ। रामलाल ने कहा, नहीं भाई, वो अंदर नहीं आ सकते, जेंटलमैन आदमी है, वो तो मोटर को गली के बाहर खड़ी करते हुए भी घबराते थे। तू कपड़े वपड़े पहन ले और जरा गली के नुक्कड़ तक चल, सब ठीक हो जाएगा। 7.5 रुपए का सौदा था। सुगंधी इस हालत में, जबकि उसके सर में तेज दर्द हो रहा था, कभी कबूल न करती, मगर उसे रुपयों की सख्त जरूरत थी। चुनाचे को उठी और जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगी। 5 मिनट में उसने धोती उतारकर फूलों वाली साड़ी पहनी और गालों पर सुर्ख पाउडर लगाकर तैयार हो गई। घड़े के ठंडे पानी का एक और डोंगा पिया और रामलाल के साथ हुई। आगे बढ़कर रामलाल ने मोटर के अंदर बैठे हुए आदमी से कुछ कहा। इतने में जब सुगंधी मोटर के पास पहुंच गई तो रामलाल ने एक तरफ हटकर कहा, लीजिए वो आ गई, बड़ी अच्छी छोकरी है, थोड़े ही दिन हुए हैं इसे धंधा शुरू किए। फिर सुगंधी से कहा, सुगंधी इधर आ, सेठ जी बुलाते हैं। सुगंधी साड़ी का एक किनारा अपनी उंगली पर लपेटती हुई आगे बढ़ी और मोटर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। सेठ साहब ने टॉर्च से उसके चेहरे के पास रोशनी की। एक पल के लिए उस रोशनी ने सुगंधी की खुमारालूद आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी। बटन दबने की आवाज पैदा हुई और रोशनी बुझ गई। साथ ही सेठ के मुंह से हुक निकला। फिर एकदम मोटर का इंजन फड़फड़ाया और कार यहाँ जा वहां जा।
सुगंधी कुछ सोच भी ना पाई थी कि मोटर चली। उसकी आंखों में अभी भी टॉर्च की तेज रोशनी घुसी हुई। वो ठीक तरह से सेठ का चेहरा भी तो ना देख सकी थी। ये आखिर हुआ क्या था? ये हुम का क्या मतलब था? और जो अभी उसके कानों में भिनभिना रहा था, क्या था? क्या? रामलाल दलाल की आवाज सुनी। पसंद नहीं किया तुझे? अच्छा भाई मैं चलता हूँ। 2 घंटे मुंह में बर्बाद किए। ये सुनकर सुगंधी की टांगों में, उसकी बाहों में, उसके हाथों में एक जबरदस्त हरकत पैदा हुई। कहाँ है वो मोटर? कहाँ है वो सेठ? तो हाँ का मतलब ये था कि उसने मुझे पसंद नहीं किया। इसकी गाली उसके पेट के अंदर से उठी और जबान की नोक पर आकर रुक गई। वो आकर गाली देती किसे? मोटर तो जा चुकी थी। उसके जी में आया कि जोर से पुकारे, ओ सेठ, जरा मोटर रोकना तो अपनी, बस 1 मिनट के लिए। लेकिन मोटर बहुत दूर निकल चुकी थी। वो सुनसान बाजार में खड़ी थी। फूलों वाली साड़ी जो वो खास मौकों पर पहना करती थी, रात के पिछले पहर की हल्की फुल्की हवा से लहरा रही थी। ये साड़ी और उसकी रेशमी सरसराहट सुगंधी को कितनी बुरी महसूस हो रही थी। वो चाहती थी कि उस साड़ी के चीथड़े उड़ा दे, क्योंकि साड़ी हवा में लहरा कर हाँ कर रही थी। गालों पर उसने पाउडर लगाया था और होठों पर सुर्खी। जब उसे ध्यान आया कि ये श्रृंगार उसने खुद को पसंद कराने के लिए किया था, तो शर्म के मारे उसे पसीना आ गया। ये शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने खुद सोचा, और मैंने इस मुंह को दिखाने के लिए थोड़ी अपने पर ये रात के 2 बजे और रामलाल दलाल और ये बाजार और वो मोटर की टॉर्च की चमक। ये सोचते ही रोशनी के धब्बे उसकी आंखों में इधर उधर तैरने लगे और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट उसे हवा के एक झोंके में सुनाई देने लगी। सिर में दर्द वैसे का वैसे ही मौजूद था, मगर सोच की उस भीड़ भाड़ और उनके शोर ने इस दर्द को अपने नीचे दबा रखा। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह उसका अंग अंग दुखने लगे। उसके सर में दर्द हो, उसकी टांगों में दर्द हो, उसके पेट में दर्द हो, उसकी बाहों में दर्द हो। ऐसा दर्द हो कि फिर उसी दर्द का ख्याल करे वो और सब कुछ भूल जाए। ये सोचते सोचते उसके दिल में कुछ हुआ। ये क्या दर्द था? एक पल के लिए उसका दिल सिकुड़ा और फैल गया। ये क्या था? लानत। ये तो वही हाँ थी जो उसके दिल के अंदर कभी सिकुड़ती हुई कभी फैलती थी। घर की तरफ सुगंधी के कदम उठते ही थे कि रुक गए और वो ठहर कर सोचने लगी। रामलाल का ख्याल है कि उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं है। शक्ल का तो उसने जिक्र ही नहीं किया था। उसने तो ये कहा था सुगंधी तुझे पसंद नहीं किया। उसे सिर्फ मेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई। अरे नहीं आई तो क्या हुआ? मुझे भी तो कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आती है। वो जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी। क्या मैंने नाक मोड़ चढ़ाई थी? जब वो मेरे पास सोने लगा था तो मुझे घिन नहीं आई थी? क्या मुझे उपकाई आते आते नहीं रुक गई थी? हाँ ठीक है, पर सुगंधी तूने उसे धुतकारा नहीं था, तूने उसे ठुकराया नहीं था। इस मोटर वाले सेठ ने तो तेरे मुंह पर थूका है। उस मुंह का क्या मतलब था? सुगंधी सोच रही थी और उसके पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक गर्म लहरें दौड़ रही। उसको कभी अपने आप पर गुस्सा आता था और कभी रामलाल दलाल पर, जिसने रात के 2 बजे उसे बेआराम किया। लेकिन फौरन ही दोनों को बेकसूर पाकर वो सेठ का ख्याल करती थी। उसके ख्याल के आते ही उसकी आंखें, उसके कान, उसकी बाहें, उसकी टांगें, उसका सब कुछ मुड़ता था और कि वो सेठ को कहीं देख पाए। उसके अंदर ये इच्छा बड़ी तेजी से पैदा हो रही थी कि जो कुछ हो चुका है वो एक बार फिर हो, बस एक ही बार फिर से हो। वो धीरे धीरे मोटर की तरफ बढ़े, मोटर के अंदर से एक हाथ टॉर्च निकाले, उसके चेहरे पर रोशनी फेंके, हाँ की आवाज आए और वो सुगंधी अंधाधुंध अपने दोनों पंजों से उसका मुंह नोचना शुरू कर दे। जंगली बिल्ली की तरह झपेटे अपनी उंगलियों के सारे नाखून जो उसने फैशन के हिसाब से बढ़ा रखे थे उस सेठ के गालों में गाड़ दे। बालों से पकड़कर उसे बाहर घसीट कर उसे धड़ाधड़ मुक्के मारना शुरू कर दे। और जब थक जाए
तो रोना शुरू कर। जो कहानी तक जिसके हिस्से लुबना ने पढ़े यहाँ पे, उसके बारे में श्री देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था, मंटो मरने के बाद खुदा के दरबार में पहुंचा तो बोला, तुमने मुझे क्या दिया? 42 साल 7 महीने 6 दिन, मैंने तो सौगंधी को सदियां दी। ये कहानी थी अतक जो लुबना ने आपके सामने पेश की। दोस्तों, मंटो जैसा जिक्र किया जावेद सिद्दीकी साहब ने शुरू में ही कि वो उसके लिए कोई चीज़ टैबू नहीं थी, उसके लिए कोई चीज़ जिसको लोग फहश कहते थे, ऑब्सीन कहते थे, उसके लिए कोई चीज़ दुनिया की ऐसी नहीं थी, चाहे वो रोमांस हो या रंडियाँ हो या भड़वे हो या भावनाएं हो ऐसी जिनको कॉन्फ्रंट करते हुए हमें डर लगता है, उसके लिए कोई चीज़ फहश नहीं थी। और अक्सर इसीलिए वो उन क्रेविसेस में ह्यूमन माइंड के जाता था जहां जाते हुए दूसरे लोग डरते हैं। और यूं जो तस्वीर वो खींचता था उसको देख के अक्सर लोग चौंक जाते थे, इसलिए नहीं कि मंटो उनको चौंका देता था, मुझे ऐसा लगता था इसलिए कि वो अपनी शक्ल देख के वहां चौंक जाते थे उस मंटो के आए। हम सब चौंक जाते हैं अभी भी कि हम भी ऐसे हो सकते हैं और हम सब ऐसे हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे श्री धर्मवीर भारती जी की एक लाइन याद आती है अंधायुग की, जहाँ वो लिखते हैं कि हम सब के अंतर में एक अंध गहवर है, गुफा, हम सब के अंतर में एक अंध गहवर है, अंधा पशु बर्बर पशु वास वहीं करता है स्वामी जो हमारे विवेक का। तो एक जानवर जो हम सबके अंदर जो बसता है वो वहां तक अक्सर मंटो हमें पहुंचा देते थे दोस्तों। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मंटो के शिल्प से, बिंब से, कथानकों से, मंटो के विन्यास से, यहाँ पे इलियास शौकी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, उनके डिपार्टमेंट के हेड, और उनसे ज़्यादा उनकी तारीफ में मैं क्या क्या कहूँ, लेखक, आलोचक और उम्दा वक्ता, और मैं चाहता हूँ कि वो आए यहाँ पे और वो हमें मंटो के फोन प्लीज बंद कर लेता हूँ। जब आया तो जावेद साहब मंटो के ताल्लुक से बता रहे थे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जावेद सिद्दीकी साहब आपको बता चुके। मंटो के ताल्लुक से बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, और मेरा ऐसा अंदाजा है कि शायद अभी बहुत कुछ लिखना बाकी भी है। अगर किसी फनकार या किसी अदीब के ताल्लुक से ये कहा जाए कि उसने जो कुछ लिखा अपनी ज़िंदगी में, उसे लिखे हुए भी निस्फ सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, उसके बावजूद उसकी तहरीरों पर मुसलसल तनकीद हो रही है, इजहार ख्याल हो रहा है, मुख्तलिफ पहलुओं से उसका जायज़ा लिया जा रहा है। तो कहीं एक बात उसमें से ये उभर के आती है कि वो तहरीरें या वो बातें जो मंटो ने कही हैं वो यकरुखी तो नहीं हो सकती। यकीनन उनमें कई डायमेंशंस हैं, कई पहलू उसके हैं। जैसे जैसे जिसकी निगाह में जो बात आती है वो उसको डिस्कवर करके वो उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, और अब तक यही होता भी रहा है। मैंने मंटो पर जितनी तहरीरें पढ़ी हैं या जो चीज़ें मैंने सुनी हैं, मुझे यही महसूस हुआ। अब आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? दरअसल हम सब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, जब किसी महफिल में या किसी जलसे में या किसी तकरीर में होते हैं तो अपना एक पोस्टर बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें सबसे अच्छे हम ही नजर आए, बाकी और उत्तर रहेगा। लेकिन वाकईतन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ये सबसे बेहतर हम जानते हैं, हम जो हैं अपने बारे में जितना बेहतर हम जानते हैं दूसरा नहीं जानता। लेकिन हर आदमी में अपने आप से मकालमा करने, अपने आप से डायलॉग करने की हिम्मत नहीं होती। हर आदमी की बात किसी कदर
जायज़ है। लेकिन जब हम राइटर्स की बात करते हैं, जैसे ये राइटर्स एसोसिएशन है, मेरे ख्याल से जितने यहाँ बैठे हुए हैं सभी का लिखने पढ़ने से बराह रास्त ताल्लुक है, तो राइटर अपने आप से अगर बात करने का, अपने आप से मुकाबला करने का हौसला नहीं रखता, हिम्मत नहीं रखता, तो कभी भी जिंदगी की सच्चाइयों को न वो समझ सकता है और न वो समझा सकता है अपनी तहरीरों के हवाले से। मंटू के ताल्लुक से बहुत सारी बातें, कई मुकदमात, उनके फैसले, ये सब चीज़ें अदब का हिस्सा बन चुकी हैं, उन पर बातें हो चुकी हैं। जिन तहरीरों पर मंटू के मुकदमे चले, इत्तेफाक से वो मंटू की अच्छी और बल्कि बहुत अच्छी तहरीरें हैं, तो आखिर क्या वजह है कि समाज का एक तबका उन तहरीरों को बुरा मानता है, गलत मानता है, तब तो उन पर मुकदमात कायम किए गए, तब तो केस चलाए गए, और वो आदमी कहीं अपनी किसी तहरीर में या मुकदमात के ताल्लुक से जो उसने अपने तासुरात लिखे हैं, उसमें कहीं भी इजहार तासुफ नहीं है, उसे कहीं भी अफसोस नहीं है इस बात का कि उसने जो अफसाना लिखा है या जो चीज़ें लिखी हैं वो कहीं गलत था, या कहीं एक जो हम बहुत जल्दी सरेंडर कर जाते हैं। जब हमें ये लगता है कि चारों तरफ से पत्थर पड़ रहे हैं तो हम बहुत जल्दी सरेंडर करके माफ़ी मांग लेते हैं, कहीं ना कहीं से किसी न किसी मुनाफिकत का शिकार हो जाते हैं। मंटू की सारी तहरीरें आप उठा के पढ़ लीजिए, कहीं आपको इजहार तासुफ नहीं मिलेगा, एक जुमला नहीं मिलेगा जहां मंटू ने ये कहा हो या उसे ये महसूस हुआ हो कि उसने जो लिखा है उस पर वो शर्मिंदा है। तो ये जो करेज है, ये जो हिम्मत है, ये जो हौसला है कि पूरा समाज उसके ज़माने में उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन वो आदमी अपनी बात पर, अपने फैसले पर, अपने कहने पर अटल है और कहीं उसमें एहसास शर्मिंदगी नहीं है। मेरे ख्याल से उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मंटू में सबसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला था अपने आप से बात करने का। हम नफ्सियात की बातें करते हैं, नफ्सियात की किताबें पढ़ते हैं, नफ्सियात की और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किताबें पढ़ के ही इंसानी नफ्सियात को समझ सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं बगैर किताबों को समझे हुए इंसानी नफ्सियात का बहुत अच्छा मुतागा रखते हैं। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि हम किसी महफिल में किसी से बात करते हैं, हमारा कोई रवैया किसी के लिए नापसंदीदा होता है, हम अपनी बात कह के चले जाते हैं, हम अपना जो भी हमारे रिएक्शन है या एक्शन है उससे गुजर जाते हैं और उसका रद्दअमल जो दूसरे पर मुरतब होता है उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है। तमाम तर लोगों को, बाज़ लोगों को होता है कि हो सकता है कि मेरी बात किसी को नागवार गुजरी हो, तो किसी को इसका एहसास होना और किसी को ना होना, यही आपको डिस्टिंग्विश करता, अलग करता है आम आदमी से। आम आदमी को मुमकिन है कि कहीं भी बात का एहसास ना हो, लेकिन जो अदीब होता है, जो राइटर होता है, जो हिस्सास होता है, उसे इस बात का एहसास होता है कि जो कहा जा रहा है या जिसने कहा है उसका क्या अमल हुआ है। मंटू अपनी तमाम तहरीरों में इस हवास के साथ, इस एहसास के साथ पूरी तरह बेदार नजर आता है, हमें जागता हुआ मिलता है। एक बात और मंटू के ताल्लुक से कहना चाहूँगा, चूँकि मंटू सदी चल रही है और बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं मंटू को लेके, और उसके हवाले से एक ऐसा इमेज, एक ऐसी मिथ तैयार हो रही है कि मंटू ने जो है वो फसादात के अफसाने लिखे हैं या जिन्स के अफसाने लिखे हैं या तवाइफों के अफसाने लिखे हैं। यकीनन मंटू ने तवाइफों पर जो अफसाने लिखे हैं वो बहुत बेदार हैं, बहुत बोल्ड हैं, जिन्स पर भी लिखा है, फसादात पर भी लिखा है, लेकिन मंटू सिर्फ इसका अफसाना निगार नहीं है। मंटू ने इसके अलावा बहुत से अफसाने लिखे हैं जो इन मौज़ूआत से परे हैं और बहुत अच्छे अफसाने हैं। तो फिर हम इनको क्यों खानों बांटे? असली चीज़ ये कि मंटू इंसानी नफ्सियात का एक बहुत अच्छा पारक, उसका मुताला बहुत अच्छा है, और इंसानी नफ्सियात की जो गुत्थियाँ उसके सामने आती हैं, जो पेचीदियाँ उसके सामने आती हैं, वो उन्हें मौजू बना के अपना अफसाना पेश करता है। मसलन अभी नया कानून का जिक्र हुआ, नया कानून कोई जिनसी अफसाना नहीं है, कोई तवाफ पर लिखा हुआ अफसाना नहीं है, न फसादात पर है, लेकिन एक माहौल में एक आदमी का रद्दअमल है कि कैसे नफरत उसके यहाँ डेवलप होती है, और डेवलप होने के बाद वो उसका इजहार जब करता है तो करने के बाद कितना मुतमईन हो जाता है, उसे कितना सुकून है कि उसने अपना काम कर दिया जो उसे करना था। उसी तरह उसके और भी बहुत से अफसाने हैं, मतलब शाहदूल्हा का चूहा एक अफसाना है उसका जो बिल्कुल अलग मौजू पर है।
शाहदरा के चूहे के ताल्लुक से मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं कि वो एक बुजुर्ग हैं, उनके मज़ार पर लोग जाते हैं, ख़ास तौर से औरतें जाती हैं, जाके मन्नतें मांगती हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते, और उस मन्नत की सूरत ये होती है कि जो पहला बच्चा होगा उसे दरगाह पर जो है वो दरगाह के हवाले कर देंगे, और उसके बाद तो दूसरे बच्चे जो होंगे। तो इस तरह की वो कहानी है। तो किस तरह ज़ईफ़ुल एतक़ादी, नफ्सियाती कमज़ोरी हमारे यहाँ हमारी ज़रूरतों के साथ साथ पनपती हैं, और किस तरह हम उसका शिकार होते हैं, किस तरह वह हमारे समाज को धीरे धीरे घूम की तरह खाती हैं, इन सबको मंटू ने मुख्तलिफ अपने अफसानों में लिखा है। हल्के फुल्के मौज़ूआत पर भी अफसाने हैं। मसलन उनका एक अफसाना है मौसम की शरारत। छुट्टियां गुजारने के लिए कश्मीर गए, और मतलब जो राइटर है या जो उसका फर्स्ट पर्सन है जिसके हवाले से कहानी बयान की गई, वो वहाँ गया है और वहाँ उसको एक खाना बदोश लड़की मिलती है, या वहीं की एक लड़की मिलती है जो बकरियां चरा रही है या अपनी भैंस चरा रही है। वो उसको देखता है, उसे ऐसा लगता है कि वो उसे देख के मुस्कुराई है, और फिर एक इंसानी नफ्सियात जिस तरह डेवलप होती है कि हमें लगता है कि शायद वो हमें पसंद कर रही है या हम उसे पसंद कर रहे हैं। पूरा अफसाना इस तरह चलता है, और वो उसके पीछे 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 उसके काफ़ी दूर तक जाते हैं, उसकी बस्ती तक जाते हैं, और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो दौड़ के अपनी बस्ती में अपने घर में चली जाती है। ये शराबोर पूरे भीगे हुए वहाँ से जब लौटते हैं तो सारा नशा जो है मोहब्बत का जो पसंद है वो उसके साथ बह जाता है। तो ये एक एहसास की लतीफ़ सी कैफियत जिसको मंटू ने महसूस किया और उसको अफसाने में उतारा। मंटू की ये खुसूसियत थी कि जिन चीज़ों को महसूस करता था उसको उसने उसी तरह ट्रेस करने की कोशिश की अपनी तहरीरों में, अपने अफसानों में, और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो फसादात और तवाइफ़ों और जिनसियात के अलावा उनको भी पढ़ता और बहुत खूबसूरती से पढ़ता है, और उन सब का तज्ज़िया होना चाहिए, हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आगे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इस हवाले से हमारे सामने आएंगी। शुक्रिया चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक बात है कि मंटू सिर्फ फसादात का और सिर्फ जिनसियत का कहानीकार नहीं है, और भी उसका संसार बड़ा है। और मंटो की बात हो तो शॉर्ट स्टोरीज की बात होती ही है। खुद भी दुनिया भर की शॉर्ट स्टोरीज उनकी पढ़ी हुई थी, और उस ज़माने के चाहे वो मोपाजा हो, चाहे वो रूसी राइटर हो, चाहे वो फ्रेंच राइटर हो, जैसे मैंने जब ब्रिटिश राइटर्स हों, बल्कि रूसी कहानियों का तो तर्जुमा उनका छपा भी था बाकायदा रूसी अफसाने नाम से, उनके वन ऑफ द फर्स्ट ट्रांसलेशंस दैट ही हैड डन। लेकिन मेरे ख्याल से वो जितने उनके गुरुओं का जिनका मैंने नाम लिया है, जो जिनको वो भी मानते हैं, वो भी शॉर्ट स्टोरीज लिखने में उतने उस्ताद नहीं रहे थे जितने कि शायद मंटो साहब थे। शॉर्ट स्टोरीज बहुत लोग लिखते थे, लेकिन शॉर्ट में भी शॉर्ट वाली स्टोरीज लिखने में मंटो का जवाब नहीं था, और इसीलिए स्याह हाशिया नाम की उनकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही फेमस हैं। और बल्कि उनको पढ़ के कभी कभी मुझे रहीम का एक दोहा याद आता है, जहाँ रहीम कहते हैं कि दीरग दोहा अर्थ के, दीरग मतलब दीर्घ लंबा बड़ा, दीरग दोहा अर्थ के आखर थोड़े माही, जस रहीम नट कुंडली उछल कूद बढ़ जाए। नट होता है ना कॉन्टोर्शनिस्ट, छोटा लगता है और अचानक फैल के वो 6 फुट का हो जाता है पूरा। और मैं एक 18 शब्दों की उनकी एक कहानी है उलाहना, वो पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। केवल 18 शब्द, मेरे ख्याल से दोहे में भी इससे ज्यादा शब्द होते हैं। उलाहना, देखो यार, तुमने ब्लैक मार्केट के दाम भी लिया और ऐसा रद्दी पेट्रोल दिया कि एक दुकान भी ना चले। दोस्तों, मेरे एक दोस्त यहाँ मौजूद हैं जिनका नाम है नितिन कक्कड़। नितिन कक्कड़ ने ये मंटो की जो छोटी छोटी कहानियां हैं, इन पे बहुत छोटी छोटी कुछ फिल्में बनाई, और इनकी एक फिल्म, क्योंकि स्याह हाशिए से उन्होंने शुरू किया था, इनका इंस्पिरेशन था मंटो का, स्याह आज़ादी इन्होंने बनाई आज से 4-5 साल पहले। कुछ नसीबी है कि नितिन बहुत अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ आ गए। नितिन, प्लीज कम हियर एंड टॉक अबाउट योर फिल्म, एंड वी आर गोइंग टू सी सम क्लिपिंग्स ऑफ स्याह आज़ादी। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। एक चीज़ है, मंटो से मेरा तारुफ अगर किसी ने कराया था तो वो अतुल जी थे। मुझे याद है मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था और हम लोग किसी राइटिंग सेशन पे कहीं आउट ऑफ बॉम्बे कहीं गए हुए थे और हम वापस आ रहे थे।
एंड मैंने इनसे कहा था कि वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर हु वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई आस्क्ड हिम सर कैन यू सजेस्ट फ्यू राइटर्स एंड द फर्स्ट नेम व्हिच ही टुक वाज मंटो एंड द नेम मंटो इज नॉट अ वेरी यूजुअल नेम सो इट जस्ट स्टक वो दिमाग में रहा और वो आगे जाके मुझे नहीं मालूम था मेरी एसोसिएशन मंटो से इतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद में हमने ब्लैक फ्रीडम या स्याह आज़ादी बनाई थी और अभी हमने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है फिल्मिस्तान जो बुसान में जा रही है एंड इट इज़ एन ऑफिशियल सिलेक्शन इन न्यू करंट्स वी आर वेरी हैप्पी और उसको भी कई लोगों ने देखकर कहा है कि आप मंटो बहुत पढ़ते हैं क्या तो वो मंटो साहब के लिए आई डोंट थिंक आई एम इवन एलिजिबल टू स्पीक एनीथिंग अबाउट इट एज ही सेड कि मंटो साहब एक चीज़ कहते थे लेकिन उसके लेयर्स बहुत होते थे और शायद मैं उस वक्त उतना I was not that mature to understand the layers but we have done our bit. तूने जितने पैसे मांगे मैंने तुझे दिए। तूने ब्लैक में पेट्रोल बेचा, मैंने खरीदा, लेकिन काफिरों का एक भी घर नहीं चला। क्यों? दोस्तों मंटो की कहानियों से, मंटो की फिल्मों से हम लोग वाकिफ हैं ही सब, और ये भी आपको पता है कि मंटो खत बड़े कमाल के लिखते थे और वो उनके खत चाहे कभी कभी बड़े पॉलिटिकल नेचर के होते थे, चाहे वो चाचा सैम के नाम हो, अंकल सैम अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाम पे उनके खत हो, या चाचा या नेहरू जी के नाम खत हो, या उनके वैसे भी जो उनके खतूत हैं बड़े जाने पहचाने माने जाते हैं। और असलम मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं हमारे बीच में आज। असलम साहब प्लीज़ आप सामने आइए। असलम साहब बम्बई के थिएटर का एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है और इनसे मेरी बड़ी पुरानी, जिस दिन से मैं बम्बई आया हूँ मेरे ख्याल से थिएटर वाले घूमने वाले की वजह से 20 साल से मेरी इनकी दोस्ती है। बहुत अच्छे प्ले राइट असलम साहब, और असलम साहब की हाल में एक किताब शाया हुई है जो जिसके बारे में खुद ही असलम साहब बताएं और उस किताब में से कुछ पढ़ के भी सुनाए असलम साहब। आप दिखा भी दीजिए लोगों। मंटो के खतूत, मंटो के लेटर्स हैं जो मंटो के दोस्त हैं अहमद नदीम कासमी, उनके नाम मंटो ने खत लिखे थे। जब मंटो बॉम्बे में थे और उनके दोस्त अहमद नदीम कासमी लाहौर में थे, उस वक्त अहमद नदीम कासमी और मंटो के बीच में ख़त व किताबत होती रही और टोटल 93 खतूत अहमद नदीम कासमी के हैं और कुछ 18 खतूत जो है अलग अलग लोगों को मंटो ने लिखे थे। वो सारे ख़त जो है वो मिलते नहीं थे। मुझे खुद थोड़ा सा मंटो पर जानना था, तो ये किताब 1960 में छपी थी। अहमद नदीम कासमी ने जो मंटो के खतूत छापे थे और जो दूसरे ख़त थे वो यहाँ वहाँ मैगजीन्स में पढ़े थे, तो मैंने कट कॉपी पेस्ट कर लिया, वो सारे ख़त एक जगह लाकर जमा कर दिए। इसमें मेरा कोई कारनामा नहीं है ऐसे। और जहाँ तक मंटो के ख़त की हम बात करें तो मंटो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ये बात कह रहा था कि अब इस जिल्लत को ख़त्म हो जाना चाहिए अपने ताल्लुक से। मगर हम जब बॉम्बे में थे मंटो, ये मंटो उस वक्त कह रहा था जब अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों में थे, लेकिन बॉम्बे में मंटो की ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजरे। उस वक्त भी एक ऐसी तन्हाई, एक ऐसा अकेलापन मंटो फील करता रहा जो शायद हम तमाम राइटर्स का एक मुकद्दर होता है। अपने दोस्त अहमद नदीम कासमी को लिख रहे हैं, ब्रदर अजीज,
मोहब्बतनामा मिला, गजलों का शुक्रिया। मैं इसके आगे इस किस्म की चंद और रस्मी अल्फाज लिखने वाला था। आपके खत की दर्जे झेल सतह पर मेरी नजर पड़ी और कभी कभी ख्याल आता है क्यों ना अपनी जिंदगी को बदपरहेजियों की नजर कर दूं। अनकोट। मैं अपनी जिंदगी का 3/4 हिस्सा बदपरहेजियों की नजर कर चुका हूं। जब से मैंने होश संभाला है परहेज नहीं किया। अब तो यह वक्त आ गया है कि परहेज का लफ्ज ही मेरी डिक्शनरी से गायब हो गया। मैं ये समझता हूं कि जिंदगी अगर परहेज में गुजारी जाए तो भी कैद है, अगर बदपरहेजियों में गुजारी जाए तो भी कैद। किसी न किसी तरह हमें उस ऊनी जुराब के धागे का एक सिरा पकड़कर उसे उधेड़ता जाना है और बस। मैं अपना काम आधे से ज्यादा कर चुका हूं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, इसलिए कि मैं बहुत जल्द मरना नहीं चाहता। जिस रोज मुझे मालूम हो गया कि मैं क्या हूं तो मैं मौत को बुलाने में कोई पसोपेश नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी एक दीवार है जिसका प्लास्टर मैं नाखूनों से खुरचता रहता हूं। कभी चाहता हूं इसकी ईंटें परागंदा कर दूं, कभी यह जी में आता है कि इस मलबे के ढेर में एक नई इमारत खड़ी कर दूं। इसी उधेड़ बुन में लगा रहता हूं। दिमाग हर वक्त काम करने के बाद तपता रहता है। मेरा नॉर्मल दर्जे हरारत 1 डिग्री ज्यादा है, जिससे आपको मेरी अंदरूनी तपिश का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ, मगर निकाहत ये मुस्तकिल थकावट जो मेरे ऊपर तारी रहती है कुछ करने नहीं देती। अगर मुझे थोड़ा सा सुकून भी हासिल हो तो मैं बिखरे हुए ख्यालात को जमा कर सकता हूँ जो बरसात के पतंगों की मानिंद इधर उधर उड़ते रहते हैं। मगर करते किसी रोज मैं मर जाऊंगा, आप भी ये कहकर खामोश हो जाएंगे कि मंटो मर गया। मंटो तो मर गया सही है, मगर अफसोस इस बात का है कि मंटो के वो ख्यालात भी मर जाएंगे जो उसके दिमाग में महफूज हैं। अगर कोई साहब मेरे से वादा करे कि वो मेरे दिमाग में से सारे ख्यालात निकाल कर एक बोतल में डाल दें तो मंटो आज मरने को तैयार है। मंटो के लिए जिंदा नहीं, मगर इससे किसी को क्या पता। मंटो है क्या भला? छोड़िए इस फजूल किस्से को, आइए कोई और बात करें। इसके अलावा मंटो ने कुछ खत अंकल सैम के नाम लिखे जो अमेरिका के लिए एक मेटाफर की तरीके से इस्तेमाल होता है। अंकल सैम ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बढ़ रहे थे और ये 1952 में पहला खत लिखा गया। टोटल मंटो ने अंकल सैम के नाम 9 खत लिखे हैं। सारे फिक्टिशियस खत हैं जो अखबार के लिए शायद मंटो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में रोज़ एक अफसाना या मजमून लिख रहे थे शराब की एक बोतल खरीदने के लिए। और ये सारे खत उसी वक्त की पैदावार है। टोटल मंटो ने 9 खत लिखे हैं, उसमें से कुछ खत के कुछ हिस्से मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। चाचा साम के नाम पहला खत। यह खत आपके पाकिस्तानी भतीजे की तरफ से है जिसे आप नहीं जानते, जिसे आपकी 7 आज़ादियों की मुमलकत में शायद कोई भी नहीं जानता। मेरा मुल्क हिंदुस्तान से कटकर क्यों बना, कैसे आज़ाद हुआ, यह तो आपको अच्छी तरह मालूम है। यही वजह है कि मैं खत लिखने की जसारत कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह मेरा मुल्क कट कर आज़ाद हुआ है उसी तरह मैं भी कट कर आज़ाद हुआ हूँ। और चचा जान, ये बात तो आप जैसा हमादान आलिम से छुपी हुई नहीं होनी चाहिए कि जिस परिंदे को पर काट कर आज़ाद किया जाएगा उसकी आज़ादी कैसी होगी। खैर, इस किस्से को छोड़िए। मेरा नाम सादत हसन मंटो है। मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ था जो अब हिंदुस्तान में है। मेरी माँ वहाँ दफन है, मेरा बाप वहाँ दफन है, मेरा पहला बच्चा भी उसी ज़मीन में सो रहा है। लेकिन अब वो मेरा वतन नहीं, मेरा वतन अब पाकिस्तान है, जो मैंने अंग्रेज़ों के गुलाम होने की हैसियत में 5-6 मरतबा देखा है। मैं पहले सारे हिंदुस्तान का एक बड़ा अफसाना निगार था, अब पाकिस्तान का एक बड़ा अफसाना निगार हूँ। मेरे अफसानों के कई मजमूए शाया हो चुके हैं। लोग मुझे इज्जत की निगाहों से देखते हैं। सालिम हिंदुस्तान में मुझ पर 3 मुकदमे चले, यहाँ पाकिस्तान में 1, लेकिन इसे अभी बने हुए बरस ही कितने हुए।
अमेरिका जो है पाकिस्तान को कुछ बम दे रहा था, तो मंटो ने अपने खत में एक बम की रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक आप मिनिएचर बम दीजिए। उस हवाले से लिखते हैं, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना एटम बम तो आपसे जरूर लूंगा। मेरे दिल में मुद्दत से यह ख्वाहिश दबी पड़ी है कि मैं अपनी जिंदगी में एक नेक काम करूं। आप पूछेंगे नेक काम क्या है? आपने तो खैर कई नेक काम किए हैं और बदस्तूर किए जा रहे हैं। आपने हिरोशिमा को सफ़े हस्ती से नाबूद कर दिया, नागासाकी को धुएं और गर्दो गुबार में तब्दील कर दिया। इसी के साथ साथ आपने जापान में लाखों अमेरिकी बच्चे पैदा किए। फिक्र हर कस बकदर हमोउस्त, मैं एक ड्राई क्लीन करने वाले को मारना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बाज मौलवी किस्म के हजरात पेशाब करते हैं तो ढेला लगाते हैं, मगर आप क्या समझेंगे? बहरहाल मामला कुछ यूं होता है कि पेशाब करने के बाद वो सफाई की खातिर कोई ढेला उठाते हैं और शलवार के अंदर हाथ डालकर सरे बाजार ड्राई क्लीन करते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ, जो ही मुझे कोई ऐसा आदमी नजर आए, जेब से आपका दिया हुआ मिनिएचर और ढेले समेत धुआं बनकर मार जाए। एक जगह अभी चंद रोज हुए मैंने आपकी खिदमत में एक अरीजा अरसाल किया था, अब ये दूसरा लिख रहा हूँ। बात यह है कि जो आपकी पाकिस्तान की फौजी इमदाद देने की बात पुख्ता होती जा रही है, मेरी अकीदत और सादतमंद बढ़ती जा रही है, मेरी सादतमंदी बढ़ती जा रही है। मेरा जी चाहता है मैं हर रोज आपको खत लिखा करूँ। हिंदुस्तान लाख तापा करे, आप पाकिस्तान से फौजी इमदाद का मुआहदा जरूर करेंगे, इसलिए कि आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत के इस्तेहकाम की बहुत ज्यादा फिक्र है। और क्यों ना, इसलिए कि यहाँ का मुल्ला रूस के कम्युनिज्म का बेहतरीन तोड़ है। फौजी इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया तो आप सबसे पहले उन मुल्लाओं को मुसल्ला कीजिए, उनके लिए खालिस अमरीकी ढीले, खालिस अमरीकी तस्बीहें, खालिस अमरीकी जान नमाजें रवाना कीजिएगा। अस्त्रों कैचुओं को सरे फहरिस्त रखिएगा। खालिस अमरीकी खिजाब लाजवाब नुस्खा भी अगर आपने इसे मरहमत कर दिया तो समझिए होगा। फौजी इमदाद का मकसद जहां तक मैं समझता हूं उन मुल्लाओं को मुसल्ला करना है। मैं आपका पाकिस्तानी भतीजा हूं, मगर आपकी सब रमज़ें समझता हूं, लेकिन ये अक्ल की ये अर्जानी आप ही की सियासत का अता करदा है। खुदा नजर बद से बचाए। मुल्लाओं का यह फिरका अमरीकी स्टाइल में मुसल्ला हो गया तो सोवियत रूस को यहाँ से अपना पानदान उठाना ही पड़ेगा, जिसकी कलियों तक में कम्युनिज्म और सोशलिज्म खुले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो रंग मंटो का जो बहुत कम जाना जाता है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर वाला रंग, ये मंटो में कूट के भरा हुआ था। और लगता है कहानियों का पढ़ के थोड़ा सीरियस आदमी होगा, और सीरियस आदमी था भी, तब भी लिख सकता था, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर का। और क्योंकि हम फिल्म वाले हैं और यहाँ फिल्मिस्तान का भी जिक्र चला, तो इससे बड़ा मशहूर है कि मंटो और उनके दोस्त शाम एक बार मुंबई से चले आ रहे थे और रास्ते में लोकल ट्रेन पे अखबार पढ़ रहे थे। उसमें किसी क्रिकेट मैच का जिक्र था, जिसमें कि ये मोहम्मदन 11 का कोई मैच था, और उसमें स्कोर कार्ड छपा था, उसमें किसी प्लेयर का नाम लिखा था हेप्तुल्ला। तो हेप्तुल्ला नाम पे बड़ी बहस हुई दोनों में कि हेप्तुल्ला कैसा नाम है, हबीदुल्ला हो सकता है, ये हो सकता है, हेप्तुल्ला कौन? तब तक नजमा हेप्तुल्ला पैदा नहीं। तो शायद तो बात हो रही थी कि हेप्तुल्ला कैसा नाम है, इस पर बात करते दोनों लोग पहुंच गए यहाँ पे। वहाँ अशोक कुमार साहब के कमरे में एक नए राइटर आए हुए थे यूपी से, जिनका नाम था कवाल अमरोही। और तो अशोक कुमार का मंटो तुम आ गए और इनकी कहानी सुना रहे। तो मंटो साहब ने उनकी कहानी सुनी, और कहानी सुन के कैसी लगी? तो मंटो ने कहा ठीक है, लेकिन इसमें हेप्तुल्ला नहीं है। अब जितने लोग वहां बैठे थे, जिसमें कि ज्ञान मुखर्जी थे, अशोक कुमार थे, और खुद कमाल साहब थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये कहें कि ये हेप्तुल्ला क्या होता है। सबको लगा कोई लिटरेरी वर्ड ऐसा है जो हमें नहीं आता। तो सबने कहा हाँ ये तो है, तो बट क्या करना चाहिए? उसने इसको थोड़ा हेप्तुलाइज कीजिए तो ठीक हो जाएगा। ये शैतान मंटो साहब और तमाम इस तरह के किस्से मंटो के हैं जो कि कम जाने जाते हैं। मैं दावत देना चाहता हूँ यहाँ पे दानिश जावेद साहब को। दानिश जावेद साहब जो कि
फिल्म राइटर तो हैं ही, बहुत अच्छे शायर हैं। अगर इंसान की मौत के बाद उसकी रूह आत्मा कहीं आती जाती है तो मुझे यकीन है कि मंटो की रूह यही कहीं मौजूद होगी। और मैं उसे एक शेर सुनाना चाहता हूँ FWA की तरफ से। वो निशान में छोड़ आया राह में, वो निशान मैं छोड़ आया राह में, मंजिलें भटकेगी मेरी चाह। वो निशान में छोड़ आया राह में, मंजिलें भटकेगी मेरी चाह में, और आज बहुत सी मंजिलें भटक रही हैं। मंटो पे इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई। जावेद साहब ने बहुत खूबसूरत तज्जिया मंटो के काम का पेश किया, और बाकी तमाम लोग बड़ी अच्छी बातें करते रहे। मेरे नज़दीक मैंने जितना मंटो को पढ़ा, जाना और समझा, मंटो रद्द अमल का अफसाना निगार है। हर इंसान के अंदर, हर इंसान के जज्बात और एहसास में अमल और रद्द अमल दोनों मौजूद होते हैं। अमल बहुत नेचुरल चीज़ है, रद्द अमल एक्शन और रिएक्शन उससे भी कहीं ज़्यादा नेचुरल चीज़ है, लेकिन वो छुपा ली जाती है। आमतौर पे हम लोग हर रद्द अमल को अपने जहन में, अपने दिल में महसूस तो करते हैं, मगर उस पर बात नहीं करना चाहते। हर इंसान के पास कुछ ऐसे ख्याल, कुछ ऐसे जज्बे होते हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करता। मंटो बहैसियत अफसाना निगार आम आदमी के जहन में झांक कर उन जज्बों को चुरा लाता है, उन जज्बों को चुरा लाता है और तमाम दुनिया के सामने बेनकाब। उसका कोई किरदार आप उठाइए, वो टेक सिंह का किरदार उठाइए, उसका अपना ये ठंडे गोश्त का किरदार उठाइए, ये कोई भी किरदार उठाइए, ये तमाम रद्द अमल के किरदार हैं। और मुझे मंटो के काम और मंटो की अफसाना निगारी में जो खूबसूरत तरीन बात नज़र आती है वो यही है जो मंटो को दूसरे अफसाना निगारों से अलग ले जाके खड़ा कर देती है। पहले बहरहाल मंटो से सभी वाकिफ है तकरीबन। मंटो का एक तारुफ ज़िला लुधियाना की तहसील समराला में एक छोटा सा गांव था, पपरौदी। उसी गांव में अपने बड़े से ख़ानदान के साथ रहने वाले एक कश्मीरी मुसलमान गुलाम हुसैन के यहाँ 11 मई 1912 को बहुत से सगे और सौतेले बहन भाइयों के बीच एक कमज़ोर सा बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि हर पैदा होने वाले बच्चे का एक नाम रखे जाने का रिवाज है, रिवाज हर ज़माने में रहा है, इसलिए इस बच्चे का नाम सादत हसन रखा गया। सादत हसन के वालिद एक सख्त बात थे, ये नहीं कहिए कि बड़े ख़ानदान की जिम्मेदारी और कम आमदनी ने उन्हें चिड़चिड़ा और मिजाज का सख्त बना दिया था। इसलिए सख्त बाप सगे और सौतेले भाई बहनों के बीच टॉमी के नाम से पुकारे जाने वाले सादत हसन को वक्त ने अपने आप में गुम रहने वाला, अपने आप को न जाहिर करने वाला, अपने साथ होने वाली हर नाइंसाफ़ी को अपने अंदर समेटने वाला एक ऐसा बच्चा बना दिया जो बज़ाहिर किसी के पानी की तरह खामोश नजर आता था, मगर जिसके अंदर कई ऐसे ज्वालामुखी थे जो बाहर आने का रास्ता तलाश करते रहते थे। और शायद यही वो वक्त था जब कुदरत का कारखाना सादत हसन को उस मंटो में ढाल रहा था, जिसे आने वाले वक्त में उर्दू अफसाने की दुनिया को एक नया और अनोखा मोड़ देना था। माँ के अलावा किसी की तवज्जो का न मिलना, अपने आप को खास समझने के बावजूद लोगों की नज़र में आम होना, ये सब वो वजूहात थी जिन्होंने मंटो को बचपन ही से बागी बना दिया। और उसकी बगावत का सबसे पहला असर उसकी तालीम पर हुआ। मंटो की इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई और 1921 में MAO मिडिल स्कूल में 4th क्लास में दाखिल कराया गया। मैट्रिक के इम्तिहान में 3 बार फेल होने के बाद उसने 1931 में ये इम्तिहान पास किया। उन दिनों मिंटो को इंग्लिश नॉवल पढ़ने का जैसे जुनून था, जिसे पूरा करने के लिए उसने एक दिन अमृतसर रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल से नॉवल भी चुराया, जैसा तिवारी साहब ने बताया। उसके बाद उसने हिंदू सभा कॉलेज में FA में दाखिला लिया, लेकिन उसे छोड़कर मंटो ने MO कॉलेज में 2nd ईयर में दाखिला लिया और ह्यूमन साइकोलॉजी को अपना सब्जेक्ट किया। साल 1931 में अपने वालिद की मौत के बाद माँ के गम को सहारा देने के लिए सादत हसन मंटो ने अपने रवैये और अपनी शख्सियत में तब्दीली लाने की कोशिश की। इसी दौरान 1933 में उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ आया। सबसे अहम मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात अमृतसर में उस वक्त के सबसे ज़्यादा मुतज़्ज़ात यानी कंट्रोवर्शियल स्कॉलर और राइटर अब्दुल बारी अलीग से हुई। अब्दुल बारी अलीग ने न सिर्फ रशियन और फ्रेंच ऑथर्स को पढ़ने का मशवरा दिया, बल्कि उनके अंदर छुपे हुए उस ज्वालामुखी को बाहर लाने की भी तरगीब दी
जो बरसों से अपना रास्ता तलाश कर रही है। और यही वो लम्हा था जब सादत हसन ने मंटो बनकर उर्दू अफसाना निगारी की दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। फन सादत हसन मंटो उर्दू का इकलौता बड़ा अफसाना निगार है जिसकी तहरीरें आज भी ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ी जाती है, जिसका सबूत हम सबका इकट्ठा हो रहा है। वो एक साहिब असलूब नसर निगार है जिसके अफसाने मज़ामीन और खाके उर्दू लिटरेचर में बेमिसाल हैसियत के मालिक हैं। मिंटो एक कंस्ट्रक्टिव अफसाना निगार था जिसने उर्दू अफसाने को एक नई राह दिखाई। मंटो की ज़िंदगी बसाते खुद गुर्बत, इंसानी जद्दोजहद, बीमारी और नाकाफी की एक गमज़दा कहानी थी जिसे उर्दू अफसाने ने लिखा। मंटो ने देखी पहचानी दुनिया में से एक ऐसी दुनिया दरियाफ्त की जिसे लोग अच्छा नहीं समझते थे। ये दुनिया गुमराह लोगों की थी जो सो कॉल्ड अखलाकी निज़ाम से अपनी बनाई हुई दुनिया के उसूलों पर चलने वाली थी। उनमें अच्छे लोग भी थे और बुरे लोग भी। ये लोग मंटो का मौजूद थे। उर्दू अफसाने में ये बहुत बड़ी सब्जेक्टिव तब्दीली थी जो कंस्ट्रक्टिव अफसाना निगारी की पहली एक थी। उसके अफसाने महज वाक़यात नहीं थे, उनके बदन में तीसरी दुनिया के पसमानदा मुआशरे की अच्छाई और बुराई की दास्तान मौजूद थी। इसलिए उसे फहाशी के जुर्म में 6 बार अदालत में नसीब हुई। 3 बार आज़ादी से पहले और 3 बार पाकिस्तान में, मगर हर बार उसके फन की जीत। अफसाना मुझे लिखता है। मंटो का ये जुमला उसकी जिंदगी, उसकी अफसाना निगारी और उसकी शख्सियत का आईना है। 22 मुख्तसर कहानियों के मजमूए, एक नावल और 5 रेडियो प्ले के मजमूओं और बहुत से खातों के खालिद सादत हसन मंटो ने 18 जनवरी 1955 को इस दुनिया को अलविदा कहा। हज़ारों साल नरगिस अपनी जिंदगी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चलो। दोस्तों, दारी साहब ने पूरी उनके बचपन का और पढ़ाई का जो जिक्र किया, और मज़े की बात यह है कि मंटो साहब का जन्म सन 1912 में हुआ था और एक साहब थे वही पड़ोस में पैदा हुए थे सन 11 में, लेकिन अब 3 बार फेल हो गए। क्या होगा फिर? वो जब तक वो कॉलेज में गए तो वो साहब उनके टीचर बन चुके थे। मैं फैज़ अहमद फैज़ की बात कर रहा हूँ, मंटो उनके स्टूडेंट थे। और वो माहौल जो था उस समय लाहौर के उस कॉलेज का, वो तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पे जो है महमूद ज़फ़र साहब जैसे लोग थे जो कि खुद फैज़ के गुरु थे, और वहीं से काफ़ी एक थोड़ा लेफ्ट की तरफ, थोड़ा प्रोग्रेसिव राइटिंग की तरफ भी रुझान होना, और जिस तरह के रूसी अफसाने पढ़ चुके थे और फ्रेंच अफसाने तो वो होना वो लाजमी था। जो हुआ उनके साथ में वो ना एक तरह से लाजमी था। जैसे आपने खुद ही कहा कि कहानियों ने उनको बनाया, कहानियों ने मंटो को जन्म दिया। मगर इसके बाद भी फैज़ और उनकी पूरी तहरीक जो तरक्की पसंद तहरीक कहलाती थी, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, उनमें कहीं मंटो उस तरह फिट नहीं हुए जैसे कि बाकी लोग फिट हुए। बड़ा एक लव हेट रिलेशनशिप दोनों में था, इज्जत बहुत, लेकिन फिर भी एक उस तरह से फिट नहीं हुई जैसे कि उनकी बहन इस्मत आपा तकरीबन फिट थी। वो भी पूरी 100% कभी फिट नहीं हुई, लेकिन फिर भी मंटो साहब उतने भी कभी फिट नहीं हुई। लव हेट रिलेशनशिप जबरदस्त रही, और इस बारे में मंटो को पूरा पता था कि मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा हूँ। और यहीं पड़ोस में जोगेश्वरी में मंटो साहब ने इस्माइल यूसुफ कॉलेज में एक बार एक बड़ी लंबी तकरीर की थी, और वो तकरीर पॉलिटिकल भी है, वो तकरीर कल्चरल भी है, वो तकरीर लिटरेरी भी है। और हमारे बीच एक ऐसे ही आदमी यहाँ मौजूद है, सलीम आरिफ साहब, जिनकी तारीफ हम पीछे पहले ही कर चुके हैं, जिनके प्रोडक्शन की, और उनकी बीवी को आपने सुना ही, वो सौगंधी सुनाते हुए। मैं चाहता हूँ कि सलीम आरिफ साहब यहाँ आए तकरीर में। मैं सीधा पढ़ ही देता हूँ क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट मेरा ख्याल आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे मजमून का उन्वान अदबे जदीद है। लुत्फ की बात यह है कि मैं इसका मतलब ही नहीं समझता, लेकिन ये जमाना ही कुछ ऐसा है कि लोग उसी चीज के मुताल्लिक बातें करते हैं जिनका मतलब उनकी समझ में नहीं आता। पिछले दिनों गांधी जी ने आगा खां के महल में मरण व्रत रखा। जब लोगों की समझ में ना आया कि वो किस तरह जिंदा रह सके हैं, तो एक नारंगी पैदा कर दी गई।
ये नारंगी भी कुछ दिनों के बाद नाकाबिले फहम हो गई। बाज आदमियों ने कहा कि नारंगी नहीं थी, मौसम्बी थी। बाज ने कहा नहीं, मौसम्बी नहीं, नारंगी हरगिज नहीं थी, माल्टा था। बात बढ़ती गई, चुनांचे इस फल की सारी जातें गिनवा दी गई। नारंगी, संतरा, मौसम्बी, माल्टा, चकोतरा, स्वीट लाइम, खट्टा लीमू, मीठा लीमू वगैरह वगैरह। फिर डॉक्टरों ने इनमें से हर एक की विटामिन गिनवाई। ग़िज़ाइयत को कैलोरीज में तकसीम किया गया। एक बरस में 75 बरस के बुढ़े को कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है, इस पर बहस की गई। और साहिब गांधी जी की ये नारंगी या मौसम्बी जो कुछ भी थी, वो सादत हसन मंटो बन गई। ये मेरा नाम है, लेकिन बाज लोग अदब जदीद अल मारूफ नए अदब यानी तरक्की पसंद अदब को सादत हसन मंटो भी कहते हैं। और जिन्हें सिन्फ़ करख्त मतलब करख्त को आप जी मर्द, हाँ इसमें मर्द के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन जी, और जिन्हें सिन्फ़ करख्त पसंद नहीं वो से इसमें चुगताई भी कह लेते। जिस तरह मैं यानी सादत हसन मंटो अपने आप को नहीं समझता, उसी तरह अदब जदीद अल मारूफ नया अदब यानी तरक्की पसंद लिटरेचर भी मेरी फहम से बालातर है। और जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, उन लोगों की समझ से भी ऊंचा है जो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर चंद मजमूनों में उस अदब को जिसके कई नाम हैं और ज्यादा नाम देने के लिए फहश निगारी और मजदूर परस्ती से भी मंसूब किया गया है। मैं चीजों के नाम रखने को बुरा नहीं समझता। मेरा अपना नाम अगर ना होता तो वो गालियां किसे दी जाती जो अब तक हजारों और लाखों की तादाद में मैं अपने नक्कादों से वसूल कर चुका हूँ। नाम हो तो गालियां और शाबाशियां देने और लेने में बहुत सहूलियत पैदा हो जाती है, लेकिन अगर एक ही चीज के बहुत से नाम हो तो उलझाव पैदा होना जरूरी है। सबसे बड़ा उलझाव इस तरक्की पसंद अदब के बारे में पैदा हुआ है, हालांकि पैदा नहीं होना चाहिए था। अदब या तो अदब है वरना अदब नहीं है। आदमी या तो आदमी है वरना आदमी नहीं है। गधा है, मकान है, मेज है या कोई और चीज है। कहा जाता है सादत हसन मंटो तरक्की पसंद इंसान है। ये क्या बेवकूफी है? सादत हसन मंटो इंसान है और हर इंसान को तरक्की पसंद होना चाहिए। तरक्की पसंद कहकर लोग मेरी सिफत बयान नहीं करते, बल्कि अपनी बुराई का सबूत देते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो खुद तरक्की पसंद नहीं है, यानी वो खुद तरक्की नहीं चाहते। मैं जिंदगी के हर शोबे में तरक्की का ख्वाहिशमंद रहा हूं। मार्केट में चले जाइए, आज से 10-20 बरस पहले के लिखने वालों की किताबें स्टॉलों पर बहुत कम दिखाई देती हैं। कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई और सादत हसन मंटो की किताबें एम असलम, तीर्थराम फिरोजपुरी, सैयद इम्तियाज अली ताज और आबिद अली आबिद के मुकाबले में ज्यादा पढ़ी जाती हैं, इसलिए कि कृष्णचंद्र और उसके हमअस्र नौजवानों ने जिंदगी के नए तजुर्बे बयान किए। अगर मुगलिया हुकूमत का दौर दौरा होता तो बहुत मुमकिन है कि मेरे घर में एक हरम सराय होती, ना होती तो कम से कम एक बीवी घर में होती और 2 दिन तबाही में मेरी मुलाजिमत। मुझे बटेरे लड़ाने का शौक होता। ये मजमून पढ़ने के बजाय मैं प्रिंसिपल साहब बिल आबिद की शान में कसीदा सुनाता, जो खुश होकर या तो मेरा मुंह मोतियों से भर देते या जोगेश्वरी कॉलेज मुझे बख्श देते, ताकि मैं इसे अपना तबेला बना सकूं। मगर जैसा कि आप जानते हैं, हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। मुझे यहाँ से पैदल स्टेशन जाना पड़ेगा और फिल्मिस्तान में अपने आकाओं को जवाब देना पड़ेगा कि मैं इतनी देर डॉक्टर के पास क्या करता रहा। मैं उनसे झूठ बोल के आया हूँ कि डॉक्टर से टीका लगवाने जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हालात बहुत मुख्तलिफ हैं और हालात का ये इख्तिलाफ ही अदब में मुख्तलिफ रंग पैदा करता है। उस जमाने के अदब में आपको बहुत सी दिमागी अय्याशियां नजर आ सकती हैं। वो गुनूद की भी आप महसूस कर सकते हैं जो उस जमाने के अदीबों पर तारी थी। उस जमाने में शायर अपने असील मुल्क की जवा मर्गी पर जोरदार नोहा लिखता था और बहुत बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था। आज का शायर अपनी जवा मर्गी के नोहे लिखता है। उस अहद का किस्सा नवीस जिन्नों और परियों की दास्तानें लिखकर नाम पैदा करता था। आज का अफसाना नवीस उन मर्दों और औरतों की कहानियां लिखता है जो जिन्नों और परियों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। उस दौर का अदीब मुतमईन इंसान था, आज का अदीब एक गैर मुतमईन इंसान है। वो अपने माहौल, अपने निज़ाम, अपनी मुआशरत, अपने अदब, हत्ता कि वो अपने आप से भी गैर मुतमईन है। उसकी इस बेइत्मीनानी को लोगों ने गलत नाम दे रखे हैं। कोई उसे तरक्की पसंद कहता है, कोई फहश निगारी और कोई मजदूर परस्ती।
मैं अर्ज कर रहा था कि जमाने की करवटों के साथ अदब भी करवटें बदलता रहता है। आज उसने जो करवट बदली है उसके खिलाफ अखबारों में मजमून लिखना या जलसों में जहर उगलना बिल्कुल बेकार है। वे लोग जो अदब जदीद का, तरक्की पसंद अदब का, फहश अदब का या जो कुछ भी ये है खात्मा कर देना चाहते हैं, तो सही रास्ता ये है कि उन हालात का खात्मा कर दिया जाए जो इस अदब के मुहर्रिक है। जब तक औरतों और मर्दों के जज्बात के दरमियान एक मोटी दीवार कायम रहेगी, इस्मत चुगताई उसके चूने को अपने तेज नाखूनों से कुरेदती रहेगी। जब तक कश्मीर के हसीन देहातों में शहरों की गंदगी फैली रहेगी, गरीब कृष्ण चंद्र हौले हौले रोता रहेगा। जब तक इंसानों में और खास तौर पर सादत हसन मंटों में कमजोरियां मौजूद हैं, वो खुर्दबीन से देख देख कर बाहर निकालता रहेगा और दूसरों को दिखाता रहेगा। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरी अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक टकलियाई डंडी हो सकती है जो रात को जागती है और दिन को सोते में कभी कभी ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया है। उसके भारी भारी पपोटों पर, जिन पर बरसों की उचटती हुई नींदें मुंजमद हो गई हैं, मेरे अफसानों का मौजू बन सकते हैं। उसकी गलाजत, उसकी बीमारियां, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी गालियां, ये सब मुझे भाती हैं। मैं उनके मुताल्लिक लिखता हूं और घरेलू औरतों की शुस्ता कलामियों, उनकी सेहत और उनकी नफासत पसंदगी को नजरअंदाज कर जाता हूं। एतराज किया जाता है कि नए लिखने वालों ने औरत और मर्द के जिनसी ताल्लुकात ही को अपना मौजू बनाया है। मैं सबकी तरफ से जवाब नहीं दूंगा, अपने मुताल्लिक इतना कहूंगा कि ये मौजू मुझे पसंद है। क्यों है? बस है। समझ लीजिए कि मुझमें परवर्जन है, और अगर आप अक्लमंद हैं, चीजों के अवातिफ अच्छी तरह जांच सकते हैं, तो समझ लेंगे कि ये बीमारी मुझे क्यों लगी है। जमाने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप उन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब है कि ये जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है, दरअसल मौजूदा निजाम का नुक्स है। जब से जंग शुरू हुई है, अदब जदीद पर एक नए जाविये से हमला किया जा रहा है। कहा जाता है कि जब सारी दुनिया जंग के शोलों में लिपटी है, हर रोज इंसानों का खून मिट्टी में मिल रहा है, फना बादाए हर जाम बनी है, दूसरी अजनास की तरह इंसानों के गोश्त पोश की दुकानें भी खुली हैं, तो ये नए लिखने वाले क्यों खामोश हैं? क्या इनके कलम सिर्फ जिनसियात की रोशनाई में डूबते हैं? दुनिया का नक्शा बदल रहा है, हर लहजा हर घड़ी एक नए तूफान का पैगाम ला रहे हैं, मगर उनके दिलों दिमाग पर ऐसा जुमूद तारी है कि दूर ही नहीं होता। मैं फिर दूसरों की तरफ से जवाब नहीं दूंगा, अपने मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया का नक्शा वाकई बदल रहा है, लेकिन अगर मैंने उसके मुताल्लिक कुछ लिखा है तो मेरा भी हुलिया बदल जाएगा। डरपोक आदमी हूँ, जेल से बहुत डर लगता है। ये जिंदगी जो बसर कर रहा हूँ, जेल से कम तकलीफ देने हूँ। अगर इस जेल के अंदर एक और जेल पैदा हो जाए और मुझे उसमें ठूंस दिया जाए तो चुटकियों में मेरा दम घुट जाएगा। जिंदगी से मुझे प्यार है, हरकत का दिलदाना हूँ, चलते फिरते सीने में गोली खा सकता हूँ, लेकिन जेल में खटमल की मौत नहीं मरना चाहता। थैंक यू। तो साहब जाना पड़ा यहाँ से पाकिस्तान, या यूँ कहें कि गए वो पाकिस्तान, जो भी हुआ, और लाहौर में अल्टीमेटली जिस घर में रहे वो, उसका नाम था लक्ष्मी सदन। और लक्ष्मी सदन में लक्ष्मी ही उनके पास नहीं रही, बाकी सब कुछ रही, सरस्वती तो होती रही। और इसी इन्हीं हालात के चलते धीरे धीरे उनका दिमाग भी चलना शुरू हुआ और 2 बार उनको कन्फाइन किया गया इन फैसिलिटीज़, या पागल खाने जो ज़माने में कहलाते थे। और मगर इसके बीच में उनकी कलम चलती रही और जो चीज़ें उन्होंने पैदा की, और प्रोबेबली जो उनकी आखिरी कहानी है, जो उनकी सबसे बड़ी कहानी मानी जाती है, जिसका जिक्र जावेद सिद्दीकी साहब ने शुरू में ही किया था, तोबा टेक सिंह, वो मेरे ख्याल से जिन एक्सपीरियंस से उससे वो गुजरे थे वही लिख सकते थे। अगर उन अनुभवों से न गुजरे होते तो शायद वो तोबा टेक सिंह कभी पैदा न होती। और तोबा टेक सिंह मेरे तई एक पागल की या एक पागल खाने की कहानी नहीं है, ये वो उस मुल्क की कहानी है जो पागल हो गया था उस जमाने में, और उसने अपने आप के पैर की कुल्हाड़ी मार के 2 और 3 और 4 टुकड़े कर लिए, और अभी कितने होते चले जाएंगे पता नहीं। ये उस पागल, हमारी कलेक्टिव मैडनेस की स्टोरी है वो, उसको एक इंडिविजुअल मैडनेस की स्टोरी के रूप में न देखा जाए।
मुझे वाघा पे टोबा टेक सिंह वाले बिशन से जाके मिलना है। सुना है वो अभी तक सूजे पैरों पर खड़ा है जिस जगह मंटो ने छोड़ा था। वो अब तक बुड़बुड़ाता है, ऊपर दी, बुड़बुड़ दी, मूंग दी, दाल दी, लालटेन दी। पता लेना है उस पागल का, पता लेना है उस पागल का, ऊंची डाल पर चढ़कर जो कहता था खुदा है वो। उसी को फैसला करना है किसका गांव किस हिस्से में जाएगा। कब उतरेगा अपनी डाल से, वो कब उतरेगा अपनी डाल से। उसको बताना है अभी कुछ और भी दिल है कि जिनको बांटने का काटने का काम जारी है। वो बंटवारा तो पहला था, अभी कुछ और बंटवारे भी बाकी हैं। मुझे वाघा पे टोबा टेक सिंह वाले मिशन से जाके मिलना है, खबर देनी है उसके दोस्त अफजल को, वो लहना सिंह, वधावा सिंह, वो बहन अमृत जो सारे कत्ल होकर इस तरफ आए थे, उनकी गर्दनें सामान में ही लुट गई पीछे। ज़िबह कर दे वो भूरी, ज़िबह कर दे वो भूरी, अब कोई लेने न आएगा। वो लड़की एक उंगली जो बड़ी होती थी हर 12 महीनों में, वो अब हर एक बरस एक पोटा पोटा घटती रहती है। बताना है कि सब पागल अभी पहुंचे नहीं अपने ठिकानों पर, बताना है कि सब पागल अभी पहुंचे नहीं अपने ठिकानों पर। बहुत से इस तरफ हैं और बहुत से उस तरफ भी हैं। मुझे वाघा पे टोबा टेक सिंह वाला मिशन अक्सर यही कहकर बुलाता है, ऊपर दी, गुड़ दी, मूंग दी, लाल लालटेन दी, हिंदुस्तान दी, पाकिस्तान दी, दुर फुटे मुंह। गुलजार साहब जैसे शायर, राइटर, लिरिसिस्ट की निकली है, तो मैं अपने सीनियर शायर, राइटर, लिरिसिस्ट दोस्त जली शेरवानी साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि जली साहब आए और अपनी बात करें। अब जहाँ तक मंटो की शख्सियत का सवाल है, हम एक वाहिद शख्स की शक्ल में मंटो को जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने कई किरदार जिए हैं। एक तरफ वो बच्चा, सौतेला भाई, वो मुश्किलें, पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ना होना, उसके बाद एक सूरत हाल ये पैदा हुई कि उन्हें वहाँ से हटना पड़ा, जगहें बदलनी पड़ी, तो एक सहाफ़ी की हैसियत से ईमानदार सहाफ़ी, जो उसका फर्ज है वो उसने पूरा किया। दूसरी तरफ इंसान दोस्त असलम साहब की किताब के खतूत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक अहमद नदीम कासमी के अफसाने को पढ़ के, कहानी को पढ़ के वो इतने मुतासिर हुए कि अख्तर शिरानी साहब ने गुजारिश की कि इस नौजवान से मेरा तारुफ करा दीजिए, और वो सिलसिला बरादर मुकर्रम से शुरू होकर प्यारे नदीम तक चलता रहा और मुलाकात नहीं हुई। इंसान दोस्ती उसकी इसमें नजर आती है कि जब वो यहाँ फिल्मों में काम कर रहे थे तो मुस्तकिल उतने खतूत में उन्हें ये फिक्र रहती थी कि अहमद नदीम कासमी को कुछ पैसों का फ़ायदा हो जाए, कोई इनकी कहानी लग जाए, कहीं मंजरनामा लिख दें, कहीं वो मकाल में लिख दें और इनका फ़ायदा हो जाए। और मुस्तकिल ये वादे करते रहे, फला साहब से मेरी दोस्ती हो, मैं कोशिश ये करूँगा कि आपकी कहानी लग जाए या आपके मकाल में यहाँ काम कर जाए, ये नज़्म फला लिख लीजिए, ये कर दीजिए। इंसान दोस्ती देखिए उस आदमी की। जहाँ तक जब वो तंज निगार की हैसियत से अगर आप देखेंगे तो तंज निगार की एक बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि वो मुआशरे से नाराज़ होता है, निज़ाम से नाराज़ होता है। मेरा ख्याल है मंटो के पास वो खुर्दबीन थी, जैसा कहा अभी तकरीर में भी कहा कि वो खुर्दबीन जो थी वो इंसान के अंदर की वो गंदगी तक पहुंचती थी जो आम तौर से लोगों को नजर नहीं आता, क्योंकि तंजनिगार बेलाग होता है। जैसे तरक्की पसंद उर्दू वाले उन्हें पसंद नहीं करते थे, वो इसलिए पसंद नहीं करते थे कि अमूमन तंजनिगारों में ये रहा है कि जहां भी दबाव आया, जहां उन पर प्रेशर पड़ा, किसी किस्म की धमकी मिली, तो वो लाग लपट करके अपनी बात को बचा ले जाना और अपनी पोजीशन क्लियर कर लेना उनकी आदत पड़ गई थी। लेकिन मंटो में नहीं था। मंटो बेलाग लपट बात करने वाला राइटर था। मंटो ने किसी खौफ से, किसी डर से अपना रवैया कभी नहीं बदला। उसने समाज की उन गंदगियों को बेसाख्तगी से हमारे ही मुंह पर, समाज के ही मुंह पर मार दिया बिना किसी खौफ के। मुकदमात चले, क्या कर लिया मुकदमात ने? कुछ नहीं, हर जगह बरी हुए क्योंकि वो सच था और वो
मुकदमात इसलिए हुए कि वो लोग खौफजदा हो गए जो मुजरिम थे। उनको लगा ये कमबख्त तो नकाब नोच के फेंक देता है हमारे चेहरे से, ये तो हमें बरहना कर देता है सबके सामने। ये खौफ था, इसलिए लोग मंटो को पसंद नहीं करते थे। लेकिन मंटो कहाँ मरा? जैसे अभी मेरे ख्याल शौकी साहब ने कहा कि बहुत काम बाकी है मंटो पे। मतलब यह है कि मंटो को अभी तक समझा कहाँ गया पूरी तरह से। मंटो के पास तो बहुत कुछ है जो हम तक पहुंचा ही नहीं है। शायद वो दिबाचे कहाँ रखे हुए हैं, वो मज़ामीन कहाँ रखे हुए हैं, क्या हम उन तक पहुंच पाएंगे कभी? और जिन तक पहुंचे हैं क्या हम उसको समझ पाएंगे या हम समझ पाएंगे? मेरा ख्याल है मंटो पर जितना भी काम होगा लगेगा एक नया मंटो हर रोज हमारे सामने आ रहा है। उस आदमी ने नफ्सियात, अगर इंसानी नफ्सियात को समझने वाले की कोई अगर उसकी नफ्ज रहती थी, नफ्स पे उंगली रहती थी, तो वो मंटो की रहती थी। मंटो ये जानता था ये शख्स क्या सोचेगा, मंटो ये जानता था ये क्या सोच सकता है, मंटो ये जानता था ये कितना सोच सकता है, और वो अपनी तहरीर में लाता था। जो तकरीर अभी सलीम साहब ने पढ़ी है उसमें आप एक ऐसे मंटो को देखते हैं जो खुद से भी नाराज है। वो ये कहता कि मेरा वजूद क्या है। जैसे उसमें है कि अगर कोई मेरे ख्यालात को एक बोतल में डालने का वादा करे तो मैं आज मरने को तैयार हूं। मंटो मंटो के लिए कहाँ जीता है? तो मंटो को यह भी फिक्र थी कि मेरे करीब, मेरे आसपास मेरा मुल्क, मेरा मुआशरा कितनी गंदी जिंदगी जी रहा है। मंटो के यहाँ कोई छोटा बड़ा तो था ही नहीं। जब एक तवाइफ के किरदार को हतक में इस बुलंदी पे ले जाते हैं जहां ये लगता है कि इस किरदार को हम सलाम क्यों नहीं करते, ये तो इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो मंटो उस किस्म के राइटर को आज 50 साल पहले जो लिखने की हिम्मत थी मंटो में, वो आज हम सोचते लिख पाते हैं। आज का तंज़निगार उससे बचता है, उस बरजस्तगी से बचता है। वो नहीं चाहता कि वो इस तरह की बात करे कि कल यहाँ से मुकदमा हो, कल उसका प्रेशर आए, कल इसका फोन आए, कल ये फला पार्टी नाराज हो जाए, ये फला एक कुनवा नाराज हो जाए। मंटो का यहाँ इससे खौफ नहीं था। मंटो को हम सबको सलाम करना चाहिए कि मंटो तुम जिंदा हो तो सच्चाई जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक किस्सा मुझे याद आ गया कि आगा हर्ष काश्मीरी के बहुत बड़े फैन थे यंग मंटो। और जब अमृतसर में रहते थे और उनको पता चला कि किसी वजह से आगा हर्ष काश्मीरी अमृतसर से होते हुए ट्रेन से गुजर रहे हैं और लाहौर उनको जाना, और इतने बड़े फैन थे इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने भी टिकट लिया और जाकर के ढूंढा कहाँ है, और ट्रेन में नजर आ गए और मंटो जाकर के उनके सामने बैठ गए। और लेकिन आगा हर्ष काश्मीरी बहुत बड़े स्टार थे, तो उन्होंने देखा कोई लौका आके बैठा, तो मतलब तो जरा और उन्हें कुछ किताब निकाली और किताब में वो पढ़ने लगे उनको इग्नोर करने के लिए। तो उन्होंने और किताब से अपना मुंह ढक लिया। मंटो से नहीं रहा गया, है ही कितनी दूर, कोई 20-25 मील का फासला बिटवीन अमृतसर और लाहौर। तो मंटो ने कहा आप ड्रामे का कोई ड्रामे गीता पढ़ रहे थे, आपको ड्रामे का शौक है? तो नहीं मुझे भी है। अच्छा, तो किसके किसके ड्रामे पढ़ते हो देखते हो? उन्होंने बहुत देखे हैं, नाम बताइए ना एक आध बरखुरदार। तो उनके बेताब के देखे हैं और राधेश्याम जी के भी देखे हैं। अच्छा, और कोई ढंग का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं, और भी हैं, और D.L. राय के बड़े अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद नहीं रह गया हमसे, उन्होंने कहा आगा कश्मीर को पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? यही सब बेकार की चीजें पढ़ा करते हो तो। जी जनाब पढ़ता हूँ, राफिस को मिलने आए थे, आपको बहुत बड़ा फैन। तो अच्छा, नाम क्या बेटा तुम्हारा? बात फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में हो रही है, इसलिए बात मैं फिर वापस उसको फिल्म की तरफ लाता हूँ। जैसा जावेद साहब ने शुरू में जिक्र किया था कि तकरीबन 18 फिल्में उनके क्रेडिट में जाती हैं, इसमें से 7 का काफ़ी जिक्र डिटेल में मिलता है जो बाकी जिक्र नहीं मिलता है। और मंटो का आना भी बम्बई एक फिल्मी सिलसिले में ही हुआ था। यहाँ पे जो मैगजीन जो निकलती थी मुसव्विर, सन 36 में उनका यहाँ आना हुआ था, जब वो मुसव्विर फिल्म के, मुसव्विर नाम की मैगजीन के, जो वीकली मैगजीन थी फिल्म की,
उसके एडिटर बन के यहाँ आए थे और बाद में इंपीरियल फिल्म कंपनी में लग गए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म कंपनी थी क्योंकि आदेशर ईरानी ने शुरू की थी पहली कलर फिल्म हिंदुस्तान की। जैसे आदेशर ईरानी ने, जो खुद बड़े इन्वेंटर भी थे, जिन्होंने आलमारा पहली साउंड फिल्म बनाई थी, उन्होंने पहली कलर फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था किसान कन्या। मोती गिडवानी साहब ने इसको डायरेक्ट किया था और मंटो साहब ने वो फिल्म लिखी थी। बाद में वहां से वो फिल्मिस्तान पहुंचे, बॉम्बे टॉकीज पहुंचे, फिर बॉम्बे टॉकीज टूट के आदि फिल्मिस्तान बन गई। फिल्मिस्तान जब बनी टूट के बॉम्बे टॉकीज से ज्ञान मुखर्जी वगैरह ने जब बनाई तो यहाँ चल चल नौजवान पहली फिल्म जिसमें अशोक कुमार उनके हीरो हुए और अशोक कुमार से उनकी अटूट दोस्ती आखिर तक रही। किसान कन्या उनकी सन 37 में आ गई थी फिल्म और उसके बाद में अपनी नगरिया एक फिल्म उनकी आई, दादा गुंजल इसके डायरेक्टर थे। इसके बाद सन 43 में लौकर नाम की फिल्म उन्होंने शौकत हुसैन साहब के साथ की। सन 44 में 2 फिल्में उनकी चल चल रहे नौजवान, ज्ञान मुखर्जी वाली जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका, और घर की शोभा हर्षद मेहता ने डायरेक्ट की और रमेश सहगल जो इम्पोर्टेंट नाम बाद में हुआ, इन दोनों ने मिलकर ये फिल्म डायरेक्ट की थी। सन 46 में इनकी 8 डेज नाम की दत्ताराम पई साहब ने डायरेक्ट की इनकी फिल्म आई। झुमके जेके नंदा साहब की फिल्म आई। शिकारी एक फिल्म आई साबक बादशाह के साथ उनकी, और फिर पाकिस्तान चले जाने के बाद जैसा जावेद साहब ने शुरू में जिक्र किया मिर्जा गालिब आई। और मिर्जा गालिब की कहानी तो आप कहेंगे उसमें मंटो को कहानी क्या लिखनी थी, लेकिन मंटो ने कहानी लिखी क्योंकि मंटो ने चौधरी नाम का एक किरदार पैदा किया जिससे कि मिर्जा नौशाद को मोहब्बत होती है और फिर वगैरह वगैरह क्या होता है। तो मिर्जा एक नई कहानी मंटो ने गढ़ी गालिब को लेकर के। तो आइए हम लोग थोड़े से टुकड़े कुछ देखते हैं इस फिल्म के जो डायरेक्ट की थी अपने सोहरावर्दी साहब ने, मिनरवा मूवी की उनकी चमन की फिल्म मिर्जा गालिब। हाय नौज कौन है, कैसा आदमी है, इतनी रात गए कौन शरीफ आदमी किसी के यहाँ आता है? अम्मा कहती है इतनी रात गए कौन शरीफ आदमी किसी के यहाँ आता है? जी मैं भी शरीफ ही आदमी हूँ, शायर हूँ, शाही मुशायरे से लौट रहा हूँ। शाही मुशायरे से लौट रहे हैं आप? मिस्टर मार्शल का कलाम सुना होगा आपने, वो वहाँ पढ़ने वाले थे। आइए बाहर क्यों खड़े हैं, तशरीफ लाइए। आप सच्चे मुशायरे से आ रहे हैं? मिर्जा जी का कलाम सुना आपने, उनकी बदानी सुना? कैसी आवाज है उनकी, कैसा पढ़ते हैं, तरन्नुम क्यों करते हैं? हुजूर बादशाह सलामत तो बहुत खुश हुए होंगे, बहुत इजाजत दी होगी उनको। मुशायरा उड़ा के रख दिया होगा मिर्जा जी ने, कोई ठहरा तो ना होगा उनके सामने। ओह माफ कीजिएगा, मैंने तो आते ही सवालात की पहचान कर दी। आइए तशरीफ लाइए। जैसा कि शौकी साहब ने भी कहा कि इतना सेल्फ बिलीव किसी राइटर में होना कि उसको कभी माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उस पर 6 मुकदमे जैसा जिक्र हुआ कि चले, 3 अनडिवाइडेड इंडिया में और 3 पाकिस्तान में फिर, लेकिन उसका ये सेल्फ बिलीव था कि आज उसी सरकार को उसे निशान इम्तियाज देना पड़ रहा है उसके सेंटेनरी ईयर। ये उसका सेल्फ बिलीव था मंटो का कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि इतनी दम हो कि अपना एपिटाफ को खुद लिख के जाएं। और अक्सर कहा जाता है कि अगर आप अपना एपिटाफ लिख लें तो शायद आपको अपनी जिंदगी का पर्पस और मकसद समझ में आ जाए। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि लोग मुझे क्यों और क्या याद रखें, तो शायद उस दिन से आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्यों और क्या करना है जिंदगी। यही हम में से कितने लोगों को एक्चुअली पता है। हम लोग तो सब तिनकों की तरह बहते रहते हैं सब, लेकिन मंटो को पता था कि उसको जिंदगी में क्या करना है, और इसीलिए शायद उसको ये भी पता था कि मौत के बाद उसकी कब्र पे क्या लिखा जाना चाहिए। और मंटो अपना एपिटाफ खुद जो लिख के गए थे, उनके शब्द थे, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। यहाँ सादत हसन मंटो दफन है, उसके सीने में अफसाना निगारी के सारे राज भी दफन है। वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे दबा सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। मंटो के आईने में अपने आप को पहचानने की थोड़ी सी कोशिश थी, छोटी सी।
उससे ज़्यादा इतनी कोशिश की भाई हमने जब ये नई टीम आई FWA में और हमारे बड़े इरादे थे, बड़े इरादे थे, बहुत कुछ है करने को है, काम है। उसमें एक हिस्सा ये था कि हाँ इवेंट्स जो हैं कि हमारे ऑफिस की जो जगह है, लाइब्रेरी और ये हॉल है, इसका क्या उपयोग किया जाए। और तब ये कुछ 3 दिन पहले ये फैसला हुआ कि मंटो की शाम की है, 3 दिन पहले, क्योंकि अतुल जी हमारे कल बाहर जा रहे हैं मुंबई से और इनके साथ हमारी जो राष्ट्रीय EC के मेंबर हमारे, इन 2 लोगों ने, और मैं चाहूँगा कि इनके लिए तालियां हो, आप सबने यहाँ आने की जो जहमत की, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम उम्मीद नहीं थी, बल्कि मुझसे पता कौन आएगा क्योंकि इतने दिन अपना कम आपने दिया समय आने के लिए, और हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम अखबारों में खबर दें या मीडिया में खबर दें। जो कुछ हमारे पास थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं उसके हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा जो भी आएंगे जाहिर है वो लोग मंटो के आशिक होंगे, उतना हमारे लिए बहुत है। हमें कोई बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ थोड़े से लोग चाहिए जो मंटो के आशिक हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इतने लोग तो हैं मुंबई में जो मंटो के आशिक हैं।